गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। बेटा आज हम लोग जो है वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पावर रिसोर्सेज, है ना। हम लोग अभी सिविक्स में चैप्टर फिनिश करके हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो आज जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है ज्योग्राफी में चैप्टर 5 पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर के हम लोग पढ़ेंगे कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज। ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तीन चीज़ें क्या, सॉरी देयर आर टू थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द पावर रिसोर्सेज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज। ओके, सो सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। हम लोगों को पावर की ज़रूरत पड़ती है घरों में लाइट को चलाने के लिए, ऑन करने के लिए, या ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए, या मशीनरी को चलाने के लिए। क्लियर? पावर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे मशीन चलाने में हो पावर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी मशीन चलाने के लिए, या गाड़ी को चलाने के लिए, या घरों में लाइट ऑन करने के लिए, चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? पावर रिसोर्सेज होते हैं आपके रिसोर्सेज विच आर यूज टू जनरेट पावर और एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो किस में यूज़ करे जाते हैं? जनरेट करने में यूज़ करे जाते हैं। किसको जनरेट करने में? पावर को या एनर्जी को। जो हम लोग पावर यूज़ करते हैं घरों में क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए जो पावर यूज़ करते हैं, उस पावर को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं वो रिसोर्सेज के हमारे क्या कहलाते हैं? पावर रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया ना? दोबारा एक बार समझते हैं हम लोग दोबारा से कि हम लोग पावर का यूज़ कहाँ करते हैं? घरों में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, फैक्ट्री में यूज़ करते हैं मशीनरी को चलाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, आने जाने के लिए। तो पावर का यूज़ करा जाता है। अब ये पावर को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पावर रिसोर्सेज। क्लियर हो गया? अब पावर रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हमारे? कोल एंड पेट्रोलियम। मैंने दो ही एग्जांपल दिए, और भी कई सारे हैं। पावर रिसोर्स के एग्जांपल क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर हो गया इतनी बात? अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैंने बताया ना दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट आर पावर रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज पे अगर आते हैं, देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द पावर रिसोर्सेज। वन इज अ कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। क्लियर हो गई बात? आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम लोग कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में। ओके, टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले जानते हैं कि कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। द पावर रिसोर्सेज दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। मतलब कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम लोग कॉमनली तौर पे यूज़ करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। कन्वेंशनल पावर के रिसोर्सेज के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं पावर को जनरेट करने के लिए, और जो कॉमनली तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर होगी बात? हिंदी में कहते हैं परंपरागत, ठीक है, परंपरागत। बात क्लियर हुई? और इसको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत। तो कन्वेंशनल पावर रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको कि द पावर रिसोर्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं पावर को जनरेट करने के लिए, और जिनका हम लोग कॉमनली तौर पे यूज़ करते हैं पावर को जनरेट करने में। क्लियर? अब इसके एग्जांपल हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के। देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज: कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड। These are the examples of the conventional power resources. तो अब हम लोग conventional power resources तो पढ़ गए कि what are the conventional power resources. अब now we will discuss about the coal, petroleum, natural gas, firewood. इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, नेचुरल गैस क्या है, फायरवुड क्या है। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉन्वेंशनल पावर रिसोर्स समझ में आ गया? ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी फर्स्टली कोल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी कोल। कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने उसके जो एग्जाम्पल बताए थे, मैंने आपको बोला था ना कि हम उसके एग्जाम्पल्स के बारे में रीड करें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ कोल। अब तो कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल क्या है? कोल
कहाँ से मिलता है हम लोग को? फर्स्टली पॉइंट है ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट्स विच गॉट बरीड अंडर सेडिमेंट थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। कोल कहाँ से बनता है? जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, जो दब जाते हैं उनके सेडिमेंट्स, फिर हज़ारों साल बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोल को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल को फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? एनर्जी रिसोर्सेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम दी रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर दी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि पावर रिसोर्सेज जो किससे बनते हों? प्लांट्स और एनिमल्स के दबने से बनते हों। प्लांट्स एनिमल दब जाते हैं, हज़ारों साल बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पावर रिसोर्स में, तो वो फॉसिल्स फ्यूल्स कहलाते हैं। तो कोल भी एक क्या है? फॉसिल्स फ्यूल। क्यों है? क्योंकि कोल हम लोगों को किससे मिल रहा है? प्लांट के दबने से मिल रहा है, जो हज़ारों साल दबा पड़ा है उसको, फिर उसके सेडिमेंट्स कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, तो कोल हमें इससे मिले, इसलिए दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है कोल को। क्यों कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स? क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज दैट हैव बीन generated from the remains of dead animals and plants over the thousand of years ago. ओके, अब इतनी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका यूज़ क्या है कोल का। तो कोल का यूज़ क्या है? टू रन मशीन। कोल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? मशीन को चलाने में करते हैं, स्टीम इंजन चलाने में करते हैं, शिप को चलाने में करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो क्लियर हो गया कहाँ का यूज़ करते हैं? मशीन चलाने में, स्टीम इंजन चलाने में, शिप को चलाने में। इट ऑल्सो यूज़ टू जनरेट अ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करा जाता है यूज़ कोल का। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या थर्मल पावर भी कहते हैं। क्लियर हो गई? मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो किससे प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है? कोल से। कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई बात? अब कोल के भी देयर इज अ 4 कैटेगरी ऑफ कोल। कोल के 4 कैटेगरी रखी गई हैं। फर्स्ट है पीट, सेकेंड वन इज लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। क्लियर हो गई? 4 कौन कौन से? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है एंड एंथ्रासाइट है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। क्लियर? लेकिन एंथ्रासाइट तो बेस्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाइडली तौर पे जो हम लोगों को अवेलेबल जो कोल है सर पे वो कौन सा है? बिटुमिनस। क्लियर हो गया? एंथ्रासाइट बेस्ट है, लेकिन जो हम लोगों के पास जो अवेलेबल जो कोल है वो कौन सा है? बिटुमिनस कोल है। ठीक है, अब बचे हमारे 2 कौन कौन से बचे? पीट एंड लिग्नाइट। इसको इन्फीरियर कैटेगरी में रखा गया। इन्फीरियर मतलब बेकार क्वालिटी के कोल कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है, क्लियर होगी बात? बेस्ट कौन सा? एंथ्रासाइट। वाइडली जो हम लोग पास अवेलेबल है वो बिटुमिनस है, और इन्फीरियर जो कौन से कोल कहे जाते हैं? पीट एंड लिग्नाइट। ठीक है, क्लियर हो गई? अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि ये कोल कहाँ कोल जो होता है हम लोगों को कहाँ पे मिलता है ना। तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं कौन कौन से देश है। यूएसए है, रशिया है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूके। ये देश हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कोल कहे जाते हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, अब बात करते हैं भारत के अंदर कि भारत के अंदर कोल कहाँ पे मिलता है, लोकेट करता है। तो भारत के अंदर ये कोल जो मिलता है हम लोगों को वो मिलता है दामोदर रिवर वैली की साइड में। ये दामोदर रिवर वैली हमारी कहाँ पड़ती है? दामोदर रिवर वैली पड़ती है आपकी वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर। क्लियर? भारत में कहाँ मिलते हैं कोल? दामोदर रिवर वैली में। दामोदर रिवर वैली का कौन से एरिया में लगता है? झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाला। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया दामोदर रिवर वैली। अब उसमें भी अब वेस्ट बंगाल झारखंड में बताया, अब झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ कौन सी सिटी? तो वो कौन कौन सी हैं? झारिया, ये आपका झारखंड में है। धनबाद, ये भी झारखंड में है। रानीगंज, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, रानीगंज। ठीक है, और बोकारो, ये भी आपका कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कोल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम में क्या एक फॉसिल फ्यूल्स है ना। क्यों? विच इज़ ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड। ये भी एक फॉसिल फ्यूल्स है पेट्रोलियम, क्योंकि ये भी किससे बन रहा है? रिमेन्स ऑफ डेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, 1000 ऑफ ईयर्स एगो जो दब गए हैं उनके गलने से बनता है पेट्रोलियम। ठीक है, कहाँ पर बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में बनता है, लेकिन ये ठीक है इन दी फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड। किससे मिलता है हम लोगों को? ये ब्लैक लिक्विड में मिलता है पेट्रोलियम।
फिर ब्लैक लिक्विड मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम की नीड हमको पता ही, आपको हमको सभी को पता है कितनी नीड है। ट्रांसपोर्ट चाहे वो मशीनरी चलाने में हो, कहीं भी हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में भी यूज़ होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ करा जाता है, घरों में भी यूज़ करा जाता है नेचुरल गैस वगैरह, वो बाद में देखते हैं नेचुरल गैस का। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, मिला हम लोगों को ब्लैक लिक्विड बना, ब्लैक लिक्विड मिला, इसलिए दैट्स वाई इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब यहाँ पर ब्लैक लिक्विड मिला, अब यहाँ से कैसे निकाला है, इसको ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। कैसे करके जाता है, ड्रिलिंग, और कोल को माइनिंग करके, जो प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द ड्रिलिंग, है ना। तो ड्रिलिंग करके निकाला जाता, कहाँ से निकाला जाता है, ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड मतलब जहाँ पे वो ऑयल मिल रहा है, पेट्रोलियम जहाँ पे मिलता है उसको ऑयल फील्ड कहते हैं। ठीक है, वहाँ से ड्रिल करके निकाला जाता है। अब ये ऑयल फील्ड हम लोग कहाँ पे लोकेट करते हैं, या तो हम लोग को ये कोस्टल एरिया रीजन में करेंगे, समुद्र के किनारे, ठीक है, कोस्टल रीजन, या फिर ऑफशोर रीजन। ऑफशोर रीजन मीन्स जो आपके कोस्टल एरिया से जो दूर रीजन होते हैं, ठीक है, ऑफशोर रीजन। तो ऑयल फील्ड हम लोग कहाँ मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में मिलेगा या ऑफशोर रीजन में मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब जब यहाँ से ड्रिलिंग करके निकाल लिया जाता है, जब एक्सट्रैक्शन हो जाता है पेट्रोलियम का, फिर इसको क्या करा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरी में फिर इसको कन्वर्ट करा जाता है, किसमें, पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में, वहाँ से ये सारी चीज़ें फिर बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, किससे, पेट्रोलियम से। जो मेन लीडिंग प्रोड्यूसर जो कंट्री हैं पेट्रोलियम की, वो कौन कौन सी, हमारी सऊदी अरेबिया है, इराक, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन। ठीक है, ये हमारी मेन लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है पेट्रोलियम की। कुछ और भी देश हैं जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है। कौन कौन से हैं, यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया भी है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोल भी है हमारे यहाँ पे और पेट्रोलियम भी है, लेकिन बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी में नहीं है। भारत में अब बात करते हैं, ये तो हो गई अनदर लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री, है ना। भारत में अब बात करते हैं, भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो भारत में जो पेट्रोलियम होता है वो होता है हमारा बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में होता है, ये कहाँ पर है, हमारा मुंबई में। नेक्स्ट आता है डिगबोई, ठीक है, ये कहाँ पर है, आसाम। और कहाँ होता है, थर्ड प्लेस है हमारा डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कहाँ पर पेट्रोलियम देखने मिलता है हम लोग को, कृष्णा और गोदावरी जो रिवर का जो डेल्टा बनता है वहाँ पर पेट्रोलियम हमें मिलता है। सो कि स्टूडेंट्स, ये हमारा पेट्रोलियम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है नेचुरल गैस। नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल गैस। ठीक है, कि नेचुरल गैस आखिर होता क्या है। फर्स्टली जानते हैं हम लोग कि नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस क्या है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस क्या होती है, एक मिक्सचर होता है दो गैसों का। कौन कौन सी दो गैस होगा, हाइड्रोजन और कार्बन गैस का, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों गैस मिक्स होती है। ठीक है, नेचुरल गैस में। ठीक है, मेनली तौर पे जो नेचुरल गैस जो होती है, उसमें जो गैस जो होती है वो होती है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। देखिए, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, तो दोनों हाइड्रोकार्बन हो गया कि नहीं हो गया। ये मीथेन भी तो एक हाइड्रोकार्बन गैस का एग्जाम्पल है। तो नेचुरल गैस जो होती है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, जिसमें मेनली तौर पर कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। क्लियर हो गई थी बात। अब बात करते हैं कि फाउंड किधर करी जाती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारी जो फाइंड करी जाती है वो की जाती है जहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्वेशन जहाँ पर मिलते हैं हम लोगों को, वहीं पर ही नेचुरल गैस फाइंड आउट करी जाती है। दोनों ही एक तरीके से समझिए भाई बहन कह सकते हैं हम लोग। सपोज दैट जैसे ही पेट्रोलियम है तो वहीं पर ही नेचुरल गैस मिलेगी। अब रेशियो अलग अलग हो सकता है, कि हो सकता है यहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा हो तो नेचुरल गैस कम हो, नेचुरल गैस ज़्यादा हो तो पेट्रोलियम कम हो। रेशियो अलग अलग हमारा हो सकता है इसमें। क्लियर, ज़रूरी नहीं है कि जो देश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं आपके पेट्रोलियम के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीडिंग प्रोड्यूसर हों आपके नेचुरल गैस के, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेशियो अलग अलग है, दैट्स वाई। ठीक है, जो मेनली अब ड्रिलिंग करके जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसमें फिर क्या निकलती है, नेचुरल गैस भी रिलीज़ होती है साथ साथ में। नेचुरल गैस जब रिलीज़ होती है तो वो उस समय क्लीन थोड़ा होती है, फिर उसको क्लीन करा जाता है गैस को। फिर उसमें से दो गैसेस सेपरेट होती हैं। एक निकलती है हमारी उसमें से CNG और एक LPG। सभी ने सुने होगा इसके बारे में, LPG और CNG। CNG का हम लोग ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं गैस का, और LPG का हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात। पेट्रोलियम भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करा जाता, उसको रिफाइनरी में प्योर कराया जाता है। नेचुरल गैस को भी प्योर कराया जाता है, तब जाकर प्योर करने के बाद फिर दो गैसें बनाई जाती हैं उसमें से। क्लियर हो गई, यूज़ भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन कौन सी हैं नेचुरल गैस की। तो वो है हमारी नॉर्वे, रशिया एंड UK।
ठीक है। भारत में भी नेचुरल गैस बनती है। कहाँ कहाँ पर है भारत में देखते हैं, त्रिपुरा है, आसाम है, गुजरात है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जैसलमेर है, और कुछ सम पार्ट्स ऑफ दी मुंबई में भी जो ऑफशोर रीजन है वहाँ पर भी मुंबई में इसका प्रोडक्शन होता है, मुंबई में भी, ठीक है। तो ये थे हमारे 3, मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के जो एग्जांपल थे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं ये, जिसका हम लोग मिली तौर पे यूज़ करते आ रहे हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास। कैसी क्वांटिटी में? लिमिटेड, जिसको एक दिन जो है क्या हो जाएगा, इनका ख़त्म हो सकते हैं। तभी तो बोलते हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्स को हम लोग क्या करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, रिजर्व करके रखना चाहिए, है ना। तो कंजर्वेशन करना चाहिए, सब कहते हैं। तो ये हमारे मैंने आपको बताया कन्वेंशनल पावर रिसोर्स के जो फॉसिल फ्यूल्स थे उनके एग्जाम्पल बताएं। 2 और हमारे बाकी हैं, फायरवुड एंड वाटर पावर। तो फायरवुड जो है आता है हमारा, फायरवुड जो है हमारे काफ़ी लंबे से चला आ रहा है। घरों में ज़्यादातर जो खाना बनाने में भी फायरवुड को यूज़ करें। लकड़ी, फायरवुड क्या है, लकड़ी तो होती है, लकड़ी को जलाते हैं, घरों में खाना बनाते हैं, वो फायरवुड है। काफ़ी लंबे समय से, हज़ारों साल से जो प्रथाएँ चली आ रही हैं वो फायरवुड की तो चली आ रही है हमारे यहाँ पे। पहले खाना जो बनता था चिकाई पे बनता था, चूल्हे पे तो बनता था, ठीक है। और ज़्यादातर एनर्जी जो मिलती है हम लोगों को, लेते हैं, हमें जनरेट करते हैं 50% मोस्टली करके फायरवुड से ही लेते हैं, ठीक है। लिखा भी आपके बुक में, इन इंडिया फायरवुड इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द विलेजर्स, जैसे मैंने आपको बताया। मोर देन 50% ऑफ एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ठीक है। जो ज़्यादातर हम लोग खाना बनाने, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर खाना बनाने में और हीटिंग लेने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है वो ज़्यादातर फायरवुड से ही ली जाती है आज भी। तभी तो देखा था ना कि वो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे योजना चलाई थी गैस सिलेंडर वाली, है ना। तो वो इसलिए तो चलाई थी ताकि चूल्हे और ये सब बंद हो सके, फायरवुड का यूज़ करते हैं। आज भी गाँव में देखते हैं ना कि फायरवुड का यूज़ होता है, गैस कौन यूज़ करता है, बहुत कम यूज़ करते हैं, चूल्हे ही तो चलाते हैं। तो फायरवुड हमारा एक लंबे टाइम से चला आ रहा एक कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वाटर पावर, वो मैं आपको बताता हूँ वाटर पावर। नेक्स्ट वन आ रहा है हमारा वाटर पावर। वाटर पावर इज़ द पावर दैट ड्राइव फ्रॉम द मोशन ऑफ वाटर। वाटर पावर जो होती है वो किससे जनरेट होती है? वाटर जो फ्लो करता है, मोशन करता है, गति करता है, उससे वाटर पावर जनरेट होती है। अब ये होता कैसे है एक्चुअली में, कैसे देखिए वाटर पावर कैसे बनेगी, कैसे देखिए, अब वो फ्लो करेगा ना, किस तरह से ऐसे फ्लो कराएंगे जिससे कि वाटर पावर बन जाए। ये वाटर को क्या करा जाता है, डैम में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। डैम में स्टोर करके रखा जाता है। फिर डैम से क्या करते हैं, डैम हाइट वाले होते हैं खूब ऊंचे ऊंचे, तो वो हाइट से जब वो जो वाटर को जब छोड़ा जाता है तो आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह पे, तो वो जब पानी छोड़ा जाता है तो ऊपर से पानी जब फुल स्पीड में जब गिरता है ऊंचाई से, तो नीचे क्या होता है, टरबाइन लगे होते हैं और उसमें ब्लेड लगे होते हैं। जब वो पानी गिरेगा इस टरबाइन पे तो क्या होगा, ये क्या करता है, घूमता है टरबाइन के ब्लेड। जब ये टरबाइन के ब्लेड जब घूमेंगे तो इससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यही वाटर पावर है, ठीक है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तक बनती है, वर्ल्ड कहा जाता है कि वर्ल्ड की जो 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही बन रही है, वाटर पावर से हम कहते हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो मेजर जो पावर स्टेशन हैं जो वाटर पावर से बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर। दीज आर दी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया हाइडल पावर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो कि हम लोग ने डिस्कशन किया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर दी पावर रिसोर्सेज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दी पावर रिसोर्सेज। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज वी डिस्कस अबाउट दी ओनली कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। आई होप you have understood about it, the conventional power resources and the examples of the conventional power resources. If still you have any doubt about it, then you can ask me by call and by message, okay. Thank you.